Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I'm going to teach you about the climate. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था क्लाइमेट के बारे में 2-3 लेक्चर्स आ चुके थे। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज आपको ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। आपने नाम सुना होगा इन कॉन्सेप्ट्स का पहले, लेकिन इसमें समझने में बहुत टाइम लगता है और थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो रिट्रीटिंग मूनसून हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बोला था ऑनसेट ऑफ मूनसून, एडवांसमेंट ऑफ मूनसून मैंने आपको पढ़ाया था। कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे साउथ वेस्ट मानसून को। रिट्रीटिंग मानसून को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक है हमारे पास एल नीनो, ठीक है, एल नीनो NINO एल नीनो, और दूसरा है ला नीना। ठीक है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, क्लाइमेटिक या वेदर इम्पैक्ट क्या होता है पूरे ग्लोब में, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस तो वैसे भी बन जाते हैं, क्लाइमेट में पढ़ना ज़रूरी होता है। दूसरा है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए किस तरीके से ये सब कुछ आ जाता है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू SSS, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन हैविंग मोर देन 1,26,000 सब्सक्राइबर। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून, राइट। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं रिट्रीटिंग मानसून। कल मैंने 10 बजे लाइव सेशन लिया था, हमने 10 बजे से 11:30 बजे तक हमने बात की थी। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़े हुए थे, मैक्सिमम बच्चे थे उसमें। तो मैंने उनको बताया किस तरीके से क्या करना, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत भी होगी कि किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट संडे को मैं फिर से एक और सेशन लाऊंगा, बता दूंगा किस तरीके से करना। कोरोना वायरस का इफेक्ट बताऊंगा कि कोरोना वायरस की वजह से अगर डिले हो गए तो हम किस तरीके से चीज़ों को चेंज करेंगे, किस तरीके से हम नया स्ट्रेटजी अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो जिसने कल वाला सेशन नहीं देखा वो आप देख लो। ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप ये सर्च करो कि क्या बोलते हैं इसको, कि लाइव सेशन ब्रॉडकास्ट बाय वहीद सर, आपको निकल जाएगा कल वाले डेट पे। आप इस पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है, जब मानसून वापस आ जाता है, वापस निकलना शुरू करता है। पहले ही ऐसे था। ठीक है, साउथ वेस्ट मैंने आपको डिटेल में बताया था, साउथ वेस्ट में किस तरीके से क्या होता है, कैसे टिल्ट हो जाता है यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया डिफ्लेक्ट कैसे हो जाता है। अब ये मानसून क्या करता है, ये रिट्रीट होता है, वापस आ जाता है, ये हमें समझना है। बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, by the month of September, the sun sets to the sun sets to move towards the southern latitude. Thus the low pressure center along the Ganga plains becomes weak and gradually replaced by high pressure. ये बोलता है कि जब सितंबर का टाइम होता है, इन द मंथ बाय द मंथ ऑफ सितंबर में क्या होता है, जो सन जो होता है वो सेट्स टू मूव टुवर्ड्स साउदर्न लैटिट्यूड। सन कहाँ पर होता है, सन होता है कहाँ तक, सन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सन जो है ये इक्वेटर पे होता है। ठीक है, ये ट्रॉप का कैंसर पे होता है, ये ट्रॉप का कैप्रिकॉर्न पे होता है। ये कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि सन कहाँ पर है, अभी सन अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब इस जोन में है। तो सितंबर में क्या होता है, सन कहाँ चला जाता है, सन होता है, सन कहाँ आना शुरू हो जाता है, इक्वेटर से निकल के कहाँ आ जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सितंबर के मंथ से आपको याद होगा 21 सितंबर अगर आपको याद है, या 22 सितंबर भी आप बोल सकते हैं। तो सन क्या करना कुछ शुरू करता है, ये इक्वेटर से अब कहाँ चला जाता है, साउदर्न लैटिट्यूड्स पे चला जाता है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। सितंबर तक कहाँ पर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर से लेकर ट्रॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ट्रॉप ऑफ कैंसर तक होता है। ठीक है, सितंबर तक। और सितंबर में कहाँ होता है, इक्वेटर के ऊपर, फिर कहाँ आ जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, यही बोला जाता है। जब सन, मैंने बोला था जब सन कहाँ पर आ जाएगा, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, तो दैट मीन्स जो हीटिंग इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप बोलोगे सर हीटिंग इफेक्ट तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम हो जाएगा। जब हीटिंग इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम हो जाएगा, आप बोलो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जो वहां पर लो प्रेशर जोन जो था, लो प्रेशर जो क्रिएट हुआ था नॉर्दर्न प्लेन्स में, अगर आपको याद होगा साउथ
वेस्ट मानसून में मैंने बताया था आपको, क्योंकि सन साउथ वेस्ट मानसून में क्या था, सन कहाँ पर था आपको बोला था सर, सन तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, जिसकी वजह से लैंड हीट हो रहा था, किसका, इंडिया का लैंड हीट हो रहा था, लेकिन जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया के इंटीरियर में, ठीक है, या तिब्बतियन प्लेटो की भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अब सन कहाँ पर है, अभी साउदर्न हेमिस्फीयर में हीटिंग इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट कम है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर क्या हो जाता है, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ये कम होना शुरू हो जाता है, और ITCZ भी क्या करना शुरू करता है, ITCZ भी अब शिफ्ट करना शुरू कर देता है। मतलब ये आपको याद रखना है, रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर रीजन्स जो होते हैं, लो प्रेशर सेंटर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये कि बिकॉज ऑफ द साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, सन की क्या होती है, साउथवर्ड मूवमेंट की वजह से, यही यहाँ पर लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया। बाय द मंथ ऑफ सितंबर the sun sets to move toward the southern latitudes. The low pressure center along the Ganga plains becomes weak and gradually replaced by high pressure. Definitely जहां पर लो प्रेशर खत्म हो जाएगा तो वहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर जब वीक हो जाएगा वहां पर कौन जगह लेगा, हाई प्रेशर लेगा। मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां पर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर। अब वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर वहां पर होगा, मतलब लो टेम्परेचर, कोल्डनेस आ जाएगा। ये कब देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये चीजें कब देखने को मिल रही है, कोल्डनेस कब देखने को मिल रहा है, ठंड कब हमें लगता है, आपको बोल रहे हैं विंटर्स में, दैट में सितंबर से स्टार्ट होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप, यही मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द मूनसून रिट्रीट्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, thus gradually by the month of December the low pressure center is completely removed, and the land area from the land area and the north of Bengal experiences the low pressure. तो यहाँ पर नॉर्थ ऑफ बंगाल पे क्या होता है, लो प्रेशर। देखो क्या होता है, ये पूरा लैंड जो होता है ना, ये लो प्रेशर पे होता है, ठीक है, कब, समर्स में। लेकिन क्या होता है, जब सन साउथवर्ड मूव करता है, इक्वेटर से नीचे नीचे होता है, तो क्या होता है, ये पूरा जो है लो प्रेशर सेंटर जो होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिसंबर तक क्या हो जाता है, पूरा लो प्रेशर कहाँ से निकल जाता है, लैंड से पूरा लो प्रेशर निकल जाता है बाय द मंथ ऑफ दिसंबर, पूरे इंडिया के लैंड से, या आप बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया के लैंड से क्या होता है, पूरा ये जो होता है लो प्रेशर जो होता है खत्म हो जाता है। अब लो प्रेशर कहाँ पर रहता है, आपको बोला लो प्रेशर रहता है बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंस लो प्रेशर, लैंड से तो पूरा लो प्रेशर खत्म होता है। अब एक्सपीरियंस कहाँ पर लो प्रेशर होता है, आपको बोलना लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में क्रिएट होता है। डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, जो ओशन जो होता है ये वार्म होता है एज कंपेयर टू लैंड से, एज कंपेयर, अगर लैंड 15 डिग्री पे है तो ये ओशन होगा 20 डिग्री के ऊपर इसका टेम्परेचर। तो दैट मीन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर प्रेशर क्या होता है, लो। तो लैंड तो हाई प्रेशर पे है, हाई प्रेशर पे है, लेकिन ओशन क्या है, ओशन जो है लो प्रेशर के ऊपर है। ये आपको याद रखना है। न ये बे ऑफ बंगाल क्या आता है, लो प्रेशर पे आता है, लेकिन जब उस टाइम क्या होता है, लैंड पे कोई भी लो प्रेशर नहीं होता है। इससे क्या होती है, एक हीट जनरेट होती है जिसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। जैसे आपने साउथ वेस्ट मानसून में एक टर्म सुनी थी, आपने सुना था बर्स्ट का मतलब क्या होता है। दूसरा मैंने बोला था आपको कि ब्रेक्स इन मानसून का भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। इसी तरीके से जब हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है जिसको बोला जाता है अक्टूबर हीट, यही हम समझेंगे। व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स द लैंड एरिया, ठीक है, जो ये साउथ वेस्ट मानसून जो था, साउथ वेस्ट मानसून जब ये रिट्रीट करता है, मतलब ऐसे वापस आना शुरू करता है, ऐसे वापस आना शुरू करता है, इस तरीके से वापस आना शुरू कर देता है, ठीक है। द लैंड एरिया इज कैरेक्टराइज्ड विथ हाई टेम्परेचर, लैंड एरिया पे हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विथ क्लियर स्काइज, दस द वेदर बिकम्स ऑपरेशन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। जो लैंड एरिया जो होता है वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अक्टूबर का टाइम बोल रहा है ये, अक्टूबर का याद रखना। अक्टूबर के टाइम में क्या होता है, लैंड एरिया जो होता है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है, एक हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही है। और उस टाइम जो होता है क्लियर स्काईज, क्लियर स्काई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदर कंडीशंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं। और उस इफेक्टनेस की वजह से क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट इस टर्म को बोला जाता है। ये याद रखना है कि जब क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून वापस आना शुरू कर देता है, सितंबर से वापस मुड़ना शुरू करता है, इसको दिसंबर तक ये पूरा वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन अक्टूबर में क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है, आपको बोलना है जिसको बोला जाता है अक्टूबर हीट, ये आपको याद रखना है।
लेकिन उस टाइम क्या होता है, जो साउथ ईस्ट कोस्ट होते हैं, मतलब कौन से वाले कोस्ट, ये वाले कोस्ट जो होते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट, ईस्ट साइड है ना साउथ ईस्ट कोस्ट, द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट of the country and the interior Tamil Nadu gets heavy rainfall in October and November, both from the northeastern monsoon and the tropical cyclones which pass through the eastern coast. बोला जाता है कि अक्टूबर हीट जब होती है तो क्या हो जाता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के आसपास क्या होता है, जो साउथ कोस्ट जो होता है, आप ये देख सकते हो मैप पे, यहाँ पर ये कोस्ट जो जिसको बोलता है साउथ कोस्ट, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, हैवी रेनफॉल। याद रखना अक्टूबर से लेकर नवंबर तक क्या देखने को मिला, हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पर आपको बोलना है, इन बे ऑफ बंगाल में, लेकिन किस कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में और तमिलनाडु के सेंटर पे। और आप देख सकते हो विंटर में वहां पर क्या देखने को, साइक्लोन्स देखने को मिल रहा है। याद रखना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विंटर में होते हैं। कहाँ पर आपको बोलना है, अलॉन्ग द तमिलनाडु कोस्ट, या आप बोल सकते हो बे ऑफ बंगाल में। ये टर्म आपको पूरा याद रखना है। यही लिखा है यहाँ पर, द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री एंड द इंटीरियर तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल अक्टूबर एंड नवंबर में, बोथ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। किसकी वजह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाती है विच एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट ये वापस आ जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मूले में ये आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसे ये रिट्रीट होना शुरू हो जाता है, ये रिट्रीट हो जाता है, ये रिट्रीट हो जाता है, ठीक है। जब ये आ जाता है, ये अपने साथ क्या करता है, ये किसके थ्रू आ जाता है, आपको बोलना है, ये इंडियन ओशन से पार होकर, सॉरी बे ऑफ बंगाल से पार होकर आता है और तमिलनाडु को पूरा हिट कर देता है और पूरा बारिश डाल देता है अक्टूबर नवंबर महीने में तमिलनाडु में। और एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, आपको बोलना है ईस्ट कोस्ट के आसपास, ईस्ट कोस्ट के नज़दीक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। रीजन आपको पता चला कि ईस्ट कोस्ट में और तमिलनाडु में बारिश का रीजन क्या होता है अक्टूबर नवंबर। आपको बोलना है, एक तो जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है जब ये रिट्रीट करता है उसकी वजह से, मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स की विंड्स की वजह से, और दूसरा आपको बोलना है बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आई होप ये बात तो आपको पूरी समझ आई होगी। फिर जब ये निकलता है, ये ऐसे ऐसे निकल जाता है फिर मानसून वापस, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर इम्पैक्ट, यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है, नई टर्म्स आ जाएंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग है लेकिन समझना जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फेनोमेनन ऑन इंडियन मानसून, इंडियन मानसून पे किस किस चीज से इम्पैक्ट पड़ता है ये हमें समझना है। एक होता है साउदर्न ऑसिलेशन, याद रखो। दूसरा होता है, मतलब इसी को बोला जाता है एल नीनो, इसी को बोला एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, मतलब ई एन, इनसो जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा व्हाट इज इनसो, आपको बोलना है इनसो का मतलब होता है एल नीनो। ई का मतलब एल नीनो, ई का मतलब एल, एन का मतलब नीनो, एस का मतलब साउदर्न, ओ का मतलब ऑसिलेशन, इसी को बोला जाता है एनसो। एनसो का मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये हमें समझना है ये क्या चीज़ होती है, ये हर एक चीज़ हमें इस समझना है। यहाँ पर एक पॉइंट में बताता हूँ आपको, द प्रेशर कंडीशंस ऑफ द साउदर्न पैसिफिक ओशन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून। बोला जाता है साउदर्न पैसिफिक ओशन, मैं आपको मैप पे सब कुछ दिखाऊंगा, साउदर्न पैसिफिक ओशन होता है क्या है क्या नहीं होता, सब कुछ मैं दिखा दूंगा आपको, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो, जो प्रेशर कंडीशंस होते हैं किसकी, पैसिफिक ओशन की बात करें, एक ये पूरा ओशन हो गया पैसिफिक ओशन, लेकिन पैसिफिक ओशन का कौन सा वाला पार्ट, साउदर्न वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो होता है, जो भी प्रेशर कंडीशंस होते हैं, यहाँ पर जो भी प्रेशर चेंज होता है, यहाँ पर प्रेशर हाई हो या लो हो, कहाँ पर, साउदर्न पैसिफिक ओशन में, उसका इम्पैक्ट इंडिया के मानसून पे देखने को मिल रहा है। ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, किसकी वजह से इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपको बोलना है बिकॉज ऑफ द प्रेशर कंडीशंस इन द साउदर्न पैसिफिक ओशन। एक्चुअली होता है क्या है, यूजुअली द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर। जनरली क्या होता है, जो साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन जो होता है, ये अगर मैं पूरा पैसिफिक ओशन बनाता हूँ, और जो कौन सा साउथ ईस्ट, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन ये है, इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, मतलब कोल्ड होता है, एंड विंड्स फ्रॉम दिस रीजन फ्लो टू द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। अब विंड्स क्या करती है, ये मूव करना शुरू कर देती है किस साइड, साउथ
वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो विंड्स कहाँ चली जाती है? साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ। इस रीजन में विंड्स क्या करती है? मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, याद रखो इस पॉइंट को। मैं बोल रहा हूं कि साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जब यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ट्रम्प विंड्स मूव करना शुरू कर देते हैं हाई से कहां तक? आपको बोलना है यहां मूव करना शुरू कर देते हैं साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन विच एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। मैंने क्या बोला? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये मैं अगर पैसिफिक ओशन पूरा बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन साउथ पैसिफिक की मैं बात कर रहा हूं। ये हो गया ऐसे, ये पोर्शन हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, मैकेनिज्म समझो। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इस रीजन को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। इस रीजन को क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट रीजन बन गया ये वाला, ये बॉक्स। अब क्या होता है साउथ ईस्ट, ये पैसिफिक ओशन की मैं बात कर रहा हूं। साउथ ईस्ट में क्या होता है? आपको बोलना है यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और यहां पर क्या होता है? साउथ वेस्ट में लो प्रेशर क्रिएट होता है। आपको पता है विंड्स का मूवमेंट क्या होता है? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो क्या हो जाता है? विंड्स ऐसे मूव करना शुरू कर देती है। किसमें? साउथ पैसिफिक ओशन में। साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है। विंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये कहां पर चल रहा है? ये मैकेनिज्म ये चल रहा है साउथ पैसिफिक ओशन में। उसके बाद क्या होता है? द रिवर्सल ऑफ दिस कंडीशन। अब यही कंडीशन क्या? ये तो नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बोला, ये हो गया ना नॉर्मल कंडीशन। फिर से समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी मैप पे भी दिखाऊंगा, मैं टेलीग्राम पे आपको एक वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा, उस पर देख लेना ये मैकेनिज्म। इसलिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको वहां पर आप डायग्राम, आप जब वीडियो देखोगे आपको पूरा पता चलेगा चल क्या रहा है सिस्टम। नॉर्मल कंडीशन क्या थी? आपको बोलना है नॉर्मल कंडीशन। आपको बोलना है सर नॉर्मल कंडीशन तो यहाँ पर हाई प्रेशर था और यहाँ पर लो प्रेशर था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप बोलोगे सर ये आप करते हो पैसिफिक ओशन की बात। किस वाले पार्ट के? आप बोलोगे सर साउथ पैसिफिक की बात। अब ये हाई प्रेशर कहां पर है? आप बोलोगे सर ये तो साउथ ईस्ट की आपने बात की। अच्छा, ये लो प्रेशर कहां पर है? आप बोलोगे सर ये साउथ वेस्ट की बात की आपने। फिर मैं बताऊंगा कि विंड्स कहां से मूव करते हैं। आपको बोलना फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये नॉर्मल कंडीशन है जो मैकेनिज्म चल रहा है कहां पर? पैसिफिक ओशन में। ये अपना एक सिस्टम है। जैसे इंडियन ओशन में किस तरीके से विंड्स मूव करती है, पूरे इंडिया में ग्लोबल विंड्स कैसे मूव करे, वो एक नॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन क्या होता है? देखो होता है क्या एक्चुअली, द रिवर्सल ऑफ दिस कंडीशन, दैट मीन्स किस कंडीशन का रिवर्स? इसी कंडीशन का रिवर्स। जब यहां पर हाई प्रेशर था, यहां पर लो प्रेशर था, ये तो नॉर्मल हो गया। इसका रिवर्स क्या बनेगा? आप बोलोगे सर यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा। विंड्स कहां मूव करना शुरू कर देती है? आप बोलोगे सर इस तरीके से मूव करना शुरू कर देते। ठीक है, यही लिखा है यहां पर। The reverse of this condition, that is low pressure in the southeast Pacific Ocean, creates a phenomenon called as southern oscillation. इसको बोला जाता है southern oscillation. आई होप आपको ये southern oscillation का कॉन्सेप्ट जहन में आया होगा, दिमाग में आया होगा कि सर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सर यही बोल रहा था, सर ने बोला कि पहले नॉर्मल कंडीशन साउदर्न पैसिफिक ओशन में क्या होता है, यहाँ पर हाई होता है और इस साइड होता है लो प्रेशर होता है। ये कौन सा पार्ट है? आप बोलोगे सर ये जो आपने बनाया, ये आपने बनाया नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट वाला। ये कौन सा बनाया मैंने? साउथ वेस्ट बनाया। नॉर्मल कंडीशंस मूव कैसे करते हैं? हाई से लो। लेकिन रिवर्स कंडीशंस हो जाती है। आप बोलोगे सर कि रिवर्स कंडीशन हो जाते हैं, फिर क्या होता है? आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट में अब लो होना शुरू हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ पर साउथ वेस्ट में हाई होना शुरू हो गया। विंड्स कहाँ से मूव करेगी? साउथ से। याद रखना कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और इस वाले कंडीशन को जो नीचे मैं इसको टिक कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं हम साउदर्न ऑसिलेशन। आई होप साउदर्न ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। जब आप एमसीक्यू लगाओगे वहां पर देखोगे कि इन साउदर्न ऑसिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लो प्रेशर इन द साउथ ईस्ट पार्ट, हाई प्रेशर इन द साउथ वेस्ट पार्ट। आपको इसको टिक करना है, ठीक है। या अगर आपको आ जाएगा नॉर्मल कंडीशन, क्या होता है? आपको बोलना हाई प्रेशर इन द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है किस रीजन में साउदर्न ऑसिलेशन देखने को। आपको बोलना है पैसिफिक ओशन। अगर ओशंस इन टर्म्स ऑफ 4 ओशंस नाम दिया है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है। तो आपको सिर्फ टिक, आंखें बंद करके टिक करना है पैसिफिक ओशन में पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। एल नीनो हो, ला नीना हो, साउदर्न ऑसिलेशन जितना जो भी है, आप बोलोगे सब पैसिफिक ओशन में। फिर बोला जाएगा पैसिफिक ओशन के किस वाले पार्ट में? क्या नॉर्थ पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक के, ईस्ट? आपको बोलना है सर ये चल रहा है पूरा मैकेनिज्म साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ पैसिफिक में।
साउथ पैसिफिक में दोनों पार्ट्स है, एक है साउथ ईस्ट वाला पार्ट भी और बोलो कि साउथ वेस्ट वाला पार्ट भी, क्योंकि एक साइड से हाई होता है दूसरे साइड से लो होता है, वही मैकेनिज्म चलता रहता है। आई होप ये साउदर्न ऑसिलेशन तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? आगे आपको समझिए, पूरा एनसीईआरटी का ये मैंने और कहीं से नहीं लिया इस चीज को, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला आपको इसको बोलते थे इन सो, मतलब एल नीनो नानीना साउदर्न ऑसिलेशन। लेकिन अब हमें समझना है एल नीनो का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको समझो। इसको समझाने से पहले मुझे आपको कुछ मैप्स दिखाने, जब तक आप मैप नहीं देखोगे तब तक आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा सर क्या बोल रहा है। कुछ करंट्स का नाम मैं यहाँ पर बोलूंगा, ये करंट्स आपको समझना जरूरी है। अगर आपको करंट समझ में आएगा एल नीनो ला नीना आपका समझ आ जाएगा। अभी मैं साउदर्न ऑसिलेशंस को क्यों, देखो ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी पढ़ाया था इस चीज़ को, लेकिन उनको पहले समझ ही नहीं आ रहा था, और मुझे खुद लग रहा है अंदाजा कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है जो समझना बहुत जरूरी है, और इसका क्लाइमेटिक इफेक्ट, क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है। मैं अभी क्या बोल रहा था आपको, मैं बोल रहा था आपको साउदर्न ऑसिलेशन। अब मैं बोलूंगा आपको, मुझे जरा बताओ कि पैसिफिक ओशन कहाँ पर है। आप बोलोगे सर ये तो हो गया इंडियन ओशन, एक सेकंड में कलर दूसरा यूज कर। आप बोलोगे सर ये हो गया इंडियन ओशन, अच्छा फिर ये क्या, आप बोलोगे सर ये पूरा हो गया अटलांटिक ओशन, अच्छा फिर ये क्या, आप बोलोगे सर ये हो गया पैसिफिक ओशन, अच्छा फिर ये क्या, आप ये बोलोगे सर ये हो गया पूरा पैसिफिक ओशन। क्योंकि ये मैप है ना ग्लोब, अगर आप देखोगे ये बैक साइड, ये इसका ये साइड, अगर देखो ये साइड जो है ना, जहां पर मैं हाईलाइट करता हूँ ध्यान से ये वाला पोर्शन जहां पर मैं सर इसको लाइन बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, और अगर वाला ये वाला पोर्शन आप देखोगे, अगर अगर आपने ग्लोब देखा हो, ग्लोब कुछ इस तरीके से होता है ना, ये यही है जो यहाँ पर ये एरो दो है ना, यहाँ पर भी एरो दो, अगर पीछे से इसको मिलाओगे ऐसे मिल जाएगा ना, इसका मतलब ये तो पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन ही है। अगर आप इसको मिला दोगे, पेपर अगर आप काटोगे ना, पेपर आपके पास पीस ऑफ पेपर अगर होगा ना, आपने उसके काटा लेकिन उसको फिर फोल्ड करो, आप देखोगे ना जो पेपर का ये वाला एंड था, जो पेपर का ये वाला एंड और ये वाला एंड, जब आप इसको फोल्ड करोगे ये वाला और ये वाला एंड मिल जाएगा ना, वही है ये पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको पैसिफिक ओशन नहीं बोलते। तो कहां पर साउदर्न पैसिफिक ओशन में आप बोलोगे आप साउदर्न पैसिफिक ओशन, ये हो गया साउदर्न पैसिफिक ओशन, ये भी हो गया साउदर्न पैसिफिक ओशन यहां पर। फिर आप बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा अच्छा ये बताओ, अभी मैंने साउदर्न ऑसिलेशन बोला, आप बोलोगे एक पार्ट में सर क्या हो रहा था, हाई प्रेशर क्रिएट होता था, दूसरा क्या होता था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको बताया था। अब कुछ विंड्स का नाम मैं बताऊंगा जो आपको जहन में रखना जरूरी है। देखो ये लाइन जो है ये इक्वेटर की लाइन है, ये तो हो गया ना इक्वेटर की लाइन, सॉरी इक्वेटर इंडिया के थ्रू पास से थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा मैं, ये इंडिया है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो ना, इंडिया कहाँ, ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास जो भी करंट्स फ्लो होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट्स। इक्वेटर मैंने हमेशा बोला था लो प्रेशर पे होता है, लो प्रेशर का मतलब हाई हीट होती है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो 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 यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, विंड्स जो मूव करेंगे वो क्या होंगे, वो आपको बोलना है वो हाई प्रेशर पे होगा, सॉरी वो क्या हो गया उनका, वो लो प्रेशर होती है, लो प्रेशर, अरे बस लो प्रेशर विंड्स होती है यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये करंट का मतलब क्या होता है, देखो करंट का मतलब, ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें हम सिर्फ जाने की ज्यादा से ज्यादा ओशन करंट्स, क्योंकि तब आपको आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट समझ। करंट का मतलब देखो ये हो गया पूरा ओशन, ये ओशन की डेप्थ होगी, ये ओशन का सरफेस वाटर होता है, ये सरफेस वाटर हो गया ओशन का। पहला 100 मीटर जो है, फर्स्ट 100 मीटर जो होता है ओशन वाटर का, फर्स्ट ऊपर वाले पहले 100 मीटर जो होता है, इसको कंसिडर किया जाता है, ये होता है सरफेस वाटर। और यहां पर क्या होता है, जब वाटर जब मूव करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर जो होती है, इसको बोला जाता है ओशन करंट्स। बस इतना आपको याद रखना है। आई होप ओशन करंट्स आपको समझ आया होगा। अब आपको क्वेश्चन अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट ओशन करंट्स, आपको बोलना है ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है किसका, ओशन वाटर का। ओशन में जो वाटर होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आपको बोलना पहले 100 मीटर्स में, कुछ बुक्स लिखते हैं 100 से ज्यादा, कुछ 100, आपको स्पेसिफिक याद रखना है 100 ही है। पहले 100 मीटर्स का पहले 100 मीटर जो वाटर की डेप्थ होती है ओशन की, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। जो ये सरफेस वाटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखा रहा है, इसको बोलते हैं ओशन करंट। कुछ करंट्स है यहाँ पर कुछ करंट्स है रेड करंट्स, कुछ करंट्स है यहाँ पर, आप रेड कलर से देखोगे, कुछ ब्लू कलर से देखोगे, कुछ ब्लैक कलर से देखोगे। देखो हर जगह पर जहां पर भी आप देखोगे, इसके यहाँ पर देखो इक्वेटर, कहाँ गया ये,
ये देखो इक्वेटर के पास यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट, देखो ये इक्वेटर का करंट है, यहाँ पर ऐसे आ जाओगे आप, यहाँ पर देखो कि ये हो गया इक्वेटर करंट, ऐसे आ जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल भी होता है और साउथ इक्वेटोरियल भी होता है, मतलब ये अगर इक्वेटर है इसके ऊपर जो करंट्स फ्लो हो जाएंगे इस तरीके से, ये हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल, और इसके नीचे से जो करंट्स फ्लो होंगे वो क्या होंगे, आपको बोलेंगे वो साउथ इक्वेटोरियल होगा। आ रही बात समझ, क्या होंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी होता है और साउथ इक्वेटोरियल करंट भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये रेड कलर आप देखो, रेड कलर के करंट्स देखो, ये वाले रेड करंट्स देखो, दूसरा, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो है क्या बोलते हैं रेड कलर के, यहाँ से भी देखो आप, कोस्ट्स के साथ साथ पानी मैं दिखा रहा हूँ, कोस्ट्स के आसपास दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी कोस्ट के आसपास देखो, यहाँ से भी कोस्ट के आसपास देखो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक्चुअली इस करंट की बात करनी है, पैसिफिक ओशन का ये वाला करंट, कौन सा वाला, पेरो करंट, याद रखना, पेरो करंट, पीई, ये पेरो करंट भी बोलते हैं इसको, PERO, पेरो करंट भी बोलते हैं, या पेरोवियन करंट भी बोलते हैं इसको, या इसी को नाम बोलते हैं हम्बोल्ट करंट, क्योंकि इस करंट का मुझे बहुत यूज करना है इसमें इंडियन ओशन डाइपोल में जो भी है, तो याद रखना पेरो करंट या क्या होता है, पेरुवियन करंट है, हम्बोल्ट करंट। ये देखो ये कोस्ट ऑफ पेरू है, अगर आप देखो ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर देखो ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर कोस्ट एक होता है जिसको बोलते हैं पेरू कोस्ट, पेरुवियन, इसलिए इसको बोलते हैं पेरुवियन करंट, और ये इस तरीके से फ्लो हो जाता है। कुछ समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर इस साइड जो होता है, इस साइड ब्राजील है, तो इसलिए बोलते हो ब्राजील करंट है, यहाँ पर इस तरीके से इसको नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मोजम्बिक, यहाँ पर देखो कोई एक करंट आता है मेडागास्कर के आसपास, इसको बोलते हैं मोजम्बिक करंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के करंट, ये थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक। वर्ल्ड मैप जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पर दिखाना मुझे आपको फिर से है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको समझना, करंट्स आपको समझ। अब समझो दोनों प्रोसेस को, व्हाट आर एल नीनो एंड ला नीना, याद रखना है एल नीनो और ला नीना, ये आपको समझना जरूरी है। एल नीनो and La Nina are climate patterns in the Pacific Ocean that can affect weather worldwide। El Nino और La Nina क्या होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा SSB में, El Nino और La Nina, El Nino and La Nina are associated with climatic patterns, या किसी और एटमॉस्फेयर के साथ बोला जाएगा, आपको बोलना ये किसके साथ रिलेट है, आपको बोलना ये क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं, कहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको बोलना पैसिफिक ओशन में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ता है। ये ऐसे क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, USA में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है, कहाँ पर इंडोनेशिया पे भी देखने को मिल रहा है, हर जगह पर क्या देखने को मिल रहा है, इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है इस करंट की वजह से। मुझे आपको पहले वर्ल्ड मैप दिखाना है, आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये हो गया एशिया हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये हो गया यूरोप वाला पोर्शन, ये हो गया साउथ एशिया, याद रखो। ये जो है इसको बोलते हैं अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। ये पोर्शन जो हो गया ये साउथ अफ्रीका होता है, ये जो हो गया ये साउथ अमेरिका होता है, ये जो होता है ये नॉर्थ अमेरिका होता है, ठीक है। ये जो है ये जो है इसको ओशिनिया बोलो या आप बोल सकते हो, इसको ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एंटार्क्टिका, ये आपको पता होना चाहिए, ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट, यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, जो अभी एबनॉर्मल कंडीशंस मैंने आपको दिखाया था, कौन सा वाला, इनसो वाला कंडीशन, उसकी वजह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर जगह पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पूरे नॉर्थ अमेरिका में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, साउथ में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यही मुझे आपको समझाना यहाँ पर है, ठीक है। तो यही हम समझेंगे कि एल नीनो और ला नीना आर क्लाइमेटिक कंडीशंस। वार्मर आर कोल्डर देन, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, इन द पैसिफिक ओशन ट्रेड विंड्स ब्लो वेस्ट अलोंग द इक्वेटर, ट्रेड विंड्स कैसे मूव करती हैं वेस्टवर्ड्स। देखो मैं आपको डायग्राम से ये पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देखो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन जब होती है ट्रेड विंड्स होती है, ट्रेड विंड्स क्या करती है, ट्रेड विंड्स इक्वेटर इस रीजन में मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। और इक्वेटर पे जो ये ट्रेड विंड्स हो जाती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपको बोलना है, ये
ये क्या करती है, ये ब्लो करती है वेस्टवर्ड्स, मतलब ट्रेड विंड्स इस तरीके से मूव करना शुरू कर देते हैं, वेस्टवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। आ रही बात समझ, ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। टेकिंग वार्मर वाटर फ्रॉम साउथ अमेरिका टुवर्ड्स एशिया, उसकी वजह से क्या होता है, साउथ अमेरिका से, ठीक है, साउथ अमेरिका से क्या होता है, वार्म करंट्स को, सॉरी हाँ, वार्म वाटर्स को लेकर जाता है और कहाँ पर, एशिया की तरफ लेकर जाता है। याद रखो इस पॉइंट को, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो ट्रेड विंड जो होती है वो मूव करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, साउथ अमेरिका से लेकर कहाँ, एशिया की तरफ क्या आ जाता है, आपको बोलना है एशिया की तरफ क्या आ जाता है, वार्म करंट्स आ जाते हैं। मैं मैप पे आपको दिखाता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। कहाँ गया ये वर्ल्ड मैप, हाँ हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, आप क्या बोलते, मैंने केवल ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यहाँ पर आप देखो, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, याद रखो ये हो गया ये वाला नॉर्थ अमेरिका, और नीचे वाला जो है ये हो गया साउथ अमेरिका, ये सॉरी, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। तो क्या होता है, ईस्ट से किसकी तरफ आ जाते हैं, विंड्स वेस्ट की तरफ चली जाती है, और इसकी वजह से क्या होती है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट मूव करती है, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका से लेकर एशिया की तरफ क्या आ जाती हैं, वार्म करंट्स आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है, क्या आ जाते हैं, वार्म आ जाता है, यहाँ पर एशिया की तरफ इस तरीके से वार्म आ जाता है। ये हो गया ऐसे, आ रही बात समझ, कहाँ पर आपको बोलना है, ये साउथ ओशन में देखने को मिल रहा है। टेकिंग वार्म फ्रॉम, टू रिप्लेस दैट वार्म वाटर, कोल्ड वाटर राइजेस फ्रॉम द डेप्थ अक्रॉस, कोल्ड वाटर राइजेस फ्रॉम द डेप्थ, ए प्रोसेस कॉल्ड अपवेलिंग। देखो आपको ये प्रोसेस तरीके से समझ में आ जाएगा, ये आपको दिखाना जरूरी है। मैंने बोला जो इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन है, क्या होता है, ट्रेड विंड क्या कैसे मूव करते हैं, आपको बोलना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब इस ट्रेड विंड जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, वार्म वाटर्स जो होते हैं वो कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका से वार्म वाटर्स आते हैं, नॉर्थ अमेरिका से वार्म वाटर्स आते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं, एशिया में आ जाता है। जो ही वार्म वाटर्स क्या होते हैं, एशिया में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये वार्म वाटर जो होता है ये रिप्लेस होता है किसकी वजह से, आपको बोलना है ये रिप्लेस होता है कोल्ड वाटर की वजह से। कोल्ड वाटर का राइज होता है, मतलब अगर आप देखोगे ये ओशन है, ये ओशन है, ये ओशन का बॉटम है, ओशन के बॉटम पे कोल्ड वाटर होता है, याद रखना ओशन के बॉटम पे कोल्ड वाटर होता है। ये कोल्ड वाटर क्या करता है, ये कोल्ड वाटर राइज करना शुरू कर देता है। जब कोल्ड वाटर ओशन बॉटम से निकलता है, ये कोल्ड वाटर कहाँ पर आएगा, अब आप बोलोगे सर ये तो ओशन के सरफेस पे कोल्ड वाटर आएगा, लेकिन ओशन के सरफेस पे क्या, पहले 100 मीटर्स पे क्या हो रहा था, आपको बोलना है सर ये ट्रेड विंड जो थे ये वार्म वाटर्स को लेकर जा रहे थे, कहां पर, नॉर्थ अमेरिका से लेकर आपको साउथ अमेरिका से लेकर एशिया की तरफ। लेकिन क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, जो कोल्ड वाटर जो होता है, जो ओशन बॉटम से कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर। जब वाटर क्या करता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसको बोला जाता है अपवेलिंग की बात की जा रही है, इसको क्या बोला जाता है, अपवेलिंग। अब आप बोलोगे सर ये कोल्ड वाटर क्यों आएगा ऊपर, ये आपको बोलना है कि सर कोल्ड वाटर क्यों आएगा ऊपर। मैं बोलूंगा कि ठीक है, ये अगर ओशन था, ओशन पे यहाँ पर कोई पानी था, ये पानी अब मूव कर किया उसने, सरफेस वाटर ने मूव किया फ्रॉम लोकेशन ए से लोकेशन बी। जैसे आप बोल रहे हो कि साउथ अमेरिका से चला गया एशिया की तरफ, ठीक है, ट्रेड विंड्स जो ट्रेड विंड्स की वजह से, ठीक है। जब विंड्स आ जाते हैं ना, ये अपने साथ पानी को लेकर जाता है, कौन, ट्रेड विंड्स आ जाते हैं और एशिया से ले साउथ अमेरिका से लेकर एशिया की तरफ आ गया, लोकेशन ए से बी। अब ये वार्म वाटर्स था, यहाँ पर वार्म वाटर्स था, यहाँ पर वार्म वाटर्स था सरफेस पे, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जहाँ से ये पानी निकल जाता है कि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसके एग्जैक्टली सेम बॉटम में क्या होता है, ये पानी कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, और ये कोल्ड वाटर क्या करता है, ये सरफेस के ऊपर आ जाता है, इसको बोला जाता है अपवेलिंग, याद रखना। और इस अपवेलिंग की वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फिशेस जो होती हैं, कहाँ पर, जो बॉटम पे फिशेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, वो क्या आती है, वो सरफेस के ऊपर आती है। और इसके आसपास जो भी लोकेशंस होते हैं, इस कोस्ट पे जितने भी एरियाज हैं, मतलब जो ये कोस्टल रीजन है, ये प्रॉस्पेरस बन जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फिशिंग करते हैं, फिशिंग कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है।
जिसकी फिशिंग हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। किस कंडीशन में? आपको बोलना है अपवेलिंग के कंडीशन में। क्वेश्चन आ जाएगा अपवेलिंग का मतलब क्या होता है? अपवेलिंग का मतलब होता है जो कोल्ड वाटर, कोल्ड बॉटम वाटर जो होता है ये सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी में प्लैंकटन जो आते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। वो किन का गुज़ा बन जाता है? आपको बोलो वो फिशेस का गुज़ा बन जाता है, प्लैंकटन्स, और फिशेस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कहाँ पर? इन कोस्ट पे, जहाँ पर अपवेलिंग देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे यही लिखा है, ठीक है, यही लिखा है, ज्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस इन द पैसिफिक ओशन ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट along the equator taking warm waters from South America towards Asia। जो ही ये एशिया की तरफ मूव करना शुरू कर देता टू रिप्लेस द वार्म वाटर्स, ये रिप्लेस वाटर, वार्म वाटर रिप्लेस हो जाता है किसकी वजह से? कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर राइजेस फ्रॉम द डेप्थ, डेप्थ से राइज हो जाता है। ए प्रोसेस कॉल्ड अपवेलिंग, इस प्रोसेस को नाम बोला जाता है अपवेलिंग। सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन। अब इससे क्या होता है? एल नीनो एंड ला नीना आर टू अपोजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स दैट ब्रेक द नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन क्या थी? नॉर्मल कंडीशन यही थी कि साउथ अमेरिका से क्या हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो रहा था, एशिया की तरफ क्या जा रहा था, वार्म करंट जा रहे थे और अपवेलिंग कंडीशंस देखने को मिल रही है। लेकिन क्या होता है इस एल नीनो और ला नीना की वजह से? क्या होता है, अब पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जहां पर कोल्ड करंट्स होनी थी वहां पर वार्म आ जाती है, जहां पर वार्म आ जाती है वहां पर कोल्ड आना शुरू हो जाते हैं, पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही लिखा है, एल नीनो एंड ला नीना आर टू अपोजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स दैट ब्रेक दीज नॉर्मल कंडीशंस। साइंटिस्ट्स कॉल दीज फेनोमेनन द एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इनसो साइकिल। ये मैंने आपको अभी बताया। एल नीनो एंड ला नीना कैन बोथ हैव ग्लोबल इंपैक्ट ऑन वेदर, वाइल्ड फायर्स, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमीज। इस एल नीनो और ला नीना की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है? ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है, वेदर के ऊपर भी। वाइल्ड फायर्स, कहीं पर वाइल्ड फायर हो जाता है, कहीं पर फॉरेस्ट फायर हो जाता है, और एट द सेम टाइम किसी और कोस्ट पे क्या देखने को मिलेगा आपको? वहां पर बारिश देखने को मिलेगी। अलग अलग इंपैक्ट अलग अलग एरियाज में। मैं आपको अभी मैप दिखाऊंगा, मैप से आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर इकोनॉमी जो होती है, इकोसिस्टम पे इंपैक्ट करता है, कहीं पर कंट्री की इकोनॉमी के, जैसे मैंने बोला अभी फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, कंट्री की इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ता है। जहां पर फिश अपवेलिंग होनी चाहिए, जहां पर कोल्ड वाटर्स होनी चाहिए सरफेस के ऊपर, उन कोस्ट के आसपास क्या होते हैं? फिशिंग ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब क्या हो जाता है, एल नीनो और ला नीना की वजह से उनकी इकोनॉमी भी इंपैक्ट हो जाती है, वहां पर फिशिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, और ये जो रहता है एपिसोड्स ऑफ एल नीनो एंड ला नीना टिपिकली लास्ट फॉर 9 to 12 मंथ्स। ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? आपको बोलना 9 से 12 मंथ्स तक ये इसका इफेक्ट रहता है। आपको याद रखना है ये रहता है कम से कम 1 साल, बट कैन समटाइम्स लास्ट फॉर ईयर्स। लेकिन ये एल नीनो और ला नीना जो है ये कम से कम रहता है, इसका इम्पैक्ट जो रहता है, इफेक्ट जो रहता है, ये सालों तक रहता है। एल नीनो एंड ला नीना इवेंट ऑकर्स एवरी 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, 2 से 7 साल। सपोज इस साल अगर आज आएगा 2021 में, यहाँ तो देखने को मिलेगा 2025, सॉरी, यहाँ तो मिले 5 साल 7 साल के बाद देखने को मिलेगा। 2030 के आसपास एक और इसका एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, या 5 साल के बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसने बोला 2 to 7 ईयर्स तक क्या देखने को, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। अगर आज आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि आगे और भी देखने को मिलेगा, विद इन 7 ईयर्स में एक और देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन एवरेज, बट दे डू नॉट ऑकर ऑन रेगुलर शेड्यूल। रेगुलर शेड्यूल नहीं, अगर 2021 में आया 2022 में नहीं आएगा, 2023 में नहीं आएगा, 2 साल के बाद आ जाएगा। लेकिन 7 साल तक तो कोई ना कोई तो आ ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या एल नीनो रेगुलर इवेंट्स होते हैं? जैसे मानसून रेगुलर आता है इंडिया में हर साल जून जुलाई में, मई जून जुलाई में। आप बोलोगे यस मानसून तो हर साल आता है, लेकिन एल नीनो ला नीना 2 या 7 साल के आसपास आ जाता है, रेगुलर नहीं आता है। जनरली एल नीनो ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यू में, आपके ल्यूसेंट पे दिया हुआ है एल नीनो ला नीना पे आपके क्लाइमेट से क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा डीप करवा रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा एल नीनो देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू ला नीना। ठीक है, अब यही हमें समझना है इस एल नीनो का मतलब क्या। आपके क्वेश्चन बुकलेट पे क्या देखने को मिले? क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलना है, एल नीनो का दूसरा नाम बोलो। आपको बोलना है एल नीनो का दूसरा नाम का मतलब होता है लिटिल बॉय, या होता है चाइल्ड क्राइस्ट। याद रखना, क्राइस्ट चाइल्ड, लिटिल बॉय भी इसको बोला जाता है। लड़के के ऊपर नाम रखा गया, बॉय के ऊपर नाम रखा गया, इसको चाइल्ड क्राइस्ट भी बोलते हैं। रीजन भी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों है। दूसरा ये है कि दूसरा हो गया ला नीना, ला नीना को बोलते हैं चाइल्ड बेबी बॉय। याद रखना, बेबी बॉय। ठीक है, गर्ल चाइल्ड उसको बोलते हैं, किसको? गर्ल चाइल्ड किसको बोलते हैं? ला नीना को गर्ल चाइल्ड बोलते हैं। एल नीनो की बात करेंगे, ज्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकन। ट्रेड विंड्स मैंने अभी बोला था, ट्रेड विंड्स कैसे मूव कर रही थी? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है,
वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेड विंड्स आ रही थी, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब ये क्या होता है, ये कम, ये वीक होता जा रहा है, ये वीक होता जा रहा है। जैसे मैंने अभी बोला था, इंडिया के ऊपर क्या हो रहा था, वहां पर लो प्रेशर था, लेकिन क्या हो रहा था, जब रिट्रीटिंग मानसून होने लगा तो विंड्स क्या होने लगी, सॉरी हाई प्रेशर क्या होने लगा, लो प्रेशर क्या होने लगा, वो वीक होने लगा। इसी तरीके से ट्रेड विंड्स तो कर रही है मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एल नीनो के टाइम पे क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स क्या हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। ये एक कंडीशन है। यहाँ क्या बोलूंगा मैं, यहाँ ट्रेड विंड्स क्या हो जाएंगी, ये काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। दो टर्म्स हैं, एक मैंने वीक बोला, ट्रेड विंड्स का वीक होना, दूसरा मैंने बोला ट्रेड विंड्स का स्ट्रांग होना, ठीक है। एक होना ट्रेड विंड्स नॉर्मली चल रही है, तो जब ट्रेड विंड्स नॉर्मली है ना तो एल नीनो है ना तो लॉनिना है। जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं आपको बोलना है एल नीनो कंडीशन है। जब ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाएंगे आपको बोलना है लानिना कंडीशन है। ये अपोजिट है एल नीनो और लानिना, ठीक है। वार्म वाटर्स इज पुश्ड बैक, जो वार्म वाटर जो होता है वो वापस आ जाता है, पुश्ड बैक ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका। किसकी तरफ, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने अभी बोला था जब ट्रेड विंड्स मूव कर रही थी, वो कर रही थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। और ईस्ट से क्या निकल रहा था, आपको बोला था वार्म वाटर्स निकल रहा था, और कहां पर चल रहा था, एशिया की तरफ लेकर जा रहा था। ये कंडीशन मैंने अभी आपको बोला था पहले। लेकिन क्या हो रहा था, ये वार्म वाटर जो होते हैं, ये जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं, जब ट्रेड विंड्स का इतनी एनर्जी है ही नहीं, ट्रेड विंड स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली जो ये यहाँ पर वार्म वाटर्स लेकर जा रहे थे, ये वार्म वाटर्स क्या करना शुरू कर देगा, ये पुश हो जाएगा वापस, ये नहीं चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड विंड्स ऑलरेडी वीक है। और ट्रेड विंड्स क्या कर रहे थे, ट्रेड विंड्स ले रहे थे इस साइड से, ईस्ट से लेकर जा रहे थे वार्म वाटर्स किसकी तरफ, यहाँ पर नॉर्थ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एशिया की तरफ। लेकिन जब ट्रेड विंड्स वीक हैं तो ये वार्म वाटर्स क्या करना, पुश बैक करते हैं, यही लिखा है। ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकन, वार्म वाटर्स इज पुश्ड बैक टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका। किस कोस्ट में, अब आप बोलोगे सर आपने बोला यहाँ पर अभी तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा था। हाँ, ये तो ट्रेड विंड जा रही थी फ्रॉम ईस्ट पैसिफिक से लेकर वेस्ट पैसिफिक, लेकिन जब कोस्ट की बात करते हैं, कोस्ट बन जाता है वेस्ट कोस्ट। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 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 देखो, आपको समझ आना चाहिए। ये हो गया ओशन, है ना, ये हो गया कोस्ट, सपोज ये नॉर्थ अमेरिका है, और सपोज ये हो गया यहां पर अफ्रीका है, सपोज ये एशिया देखेंगे। ओशन देखो, ओशन का ये हो गया ईस्ट, है ना, ओशन का ये हो गया वेस्ट। लेकिन अगर आप कोस्ट देखोगे, कोस्ट पे देखोगे, कोस्ट ये कौन सा कोस्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट। लेकिन ओशन कौन सा है, वाटर कौन सा, आपको बोलना है वेस्ट वाटर है, वेस्ट साइड का वाटर है, ठीक है। वेस्ट ओशन की मैं बात कर रहा हूं, या ईस्ट कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर ईस्ट ओशन तो है, ईस्ट कोस्ट तो है, सॉरी यहां पर ईस्ट ओशन की तो मैं बात कर रहा हूं, मतलब पैसिफिक ओशन, लेकिन ईस्ट वाला पैसिफिक ओशन। लेकिन कोस्ट कौन सा है, आपको बोलना है कोस्ट कौन सा है, आपको बोलना ये है, ये वेस्ट कोस्ट है, क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट हो गया, ये वेस्ट कोस्ट हो गया। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस चीज से कंफ्यूज ना, हर एक वर्ड का मीनिंग है। यहां पर मैंने लिखा वार्म वाटर्स इज पुश्ड बैक ईस्ट, मतलब वार्म वाटर्स ईस्ट की तरफ वापस आ जाता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो वेस्ट कोस्ट है ना, वो वेस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट था, ये वेस्ट कोस्ट था। जब यहां से पानी निकल जाएगा, यहां से पानी निकल गया, ये ईस्ट से पानी निकल गया और वेस्ट की तरफ पानी आ गया, लेकिन यही पानी वापस आ जाता है, मतलब किसकी तरफ आ जाता है, आपको बोलना वेस्ट कोस्ट की तरफ या ईस्ट ओशन की तरफ। ये आपको याद रखना है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की बात यहां पर कर रहा है। ये हर एक वर्ड का मीनिंग है, यहां पर फोकस रखना आपको। उसके बाद एल नीनो मीन्स लिटिल बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड इन द स्पेनिश। ये एक स्पेनिश टर्म है, इसको बोला जाता है चाइल्ड क्राइस्ट, या इसको बोला जाता है एल नीनो बोला जाता है। साउथ अमेरिकन फिशरमैन फर्स्ट नोट्स्ड periods of unusually warm waters in the Pacific Ocean in 16। जो फिशरमैन जो थे, जो फिशिंग का काम करते थे, उन्होंने ऐसा पहली बार नोट्स किया था ना, कब 1600s में उन्होंने नोट्स किया था। उन्होंने देखा कि वार्म वाटर्स इनको पता है यहाँ पर ईस्ट कोस्ट से जा रहा था, सॉरी ये क्या बोल रहे थे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेड विंड जा रहे थे और वार्म वाटर्स को यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर जब वार्म वाटर्स यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे थे, और इस यहाँ पर क्या देखने को मिला था,
अपफेलिंग देखने को मिल रहा था। सपोज मैं यहाँ पर ईस्ट कोस्ट पे हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे पता है एक सीजन में क्या होता है, ये वार्म वाटर्स क्या करते हैं, ये यहाँ से वेस्ट की तरफ चला जाता है और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है, और जहाँ पर कोल्ड वाटर ओशन का होता है, ओशन बॉटम का, वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, अपफेलिंग देखने को मिल रहा है और उनका फिशिंग फिशिंग जो है फिशिंग ग्राउंड जनरेट होते हैं और वो इकोनॉमी अपनी चला लेते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं, अरे यार अब क्या हो रहा है, किसी साल क्या होता है, 5-6 सालों में एक बार क्या होता है, ये बोलते हैं, अरे यार जो ये वार्म वाटर्स है, यहाँ पर फिर से ये वार्म वाटर्स देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेड विंड जो होती है, कभी कभार क्या हो जाता है, इनको 5-6-7 सालों में ये वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वार्म वाटर्स यहाँ नहीं आ जाता, वार्म वाटर्स वापस आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर अब अपवेलिंग, क्योंकि सरफेस का ऊपर कोल्ड वाटर का आना मतलब होता है अपवेलिंग, जब बॉटम वाटर से पानी ऊपर आ जाएगा, जब ये यहाँ पर वैकेंसी जब क्रिएट ही नहीं होगी, ये वापस आ गया वार्म वाटर, तो ये बोल इसको, ये इनके लिए अनयूजुअली वार्म वाटर्स आ जाएगा, ये इनके लिए, किनके लिए, फिशरमैन के लिए। यही लिखा है, साउथ अमेरिकन फिशरमैन first noticed periods of unusual warm waters in the Pacific Ocean in 600. The full name they used was El Nino de Nivadad, याद रखो, इन्होंने इसको नाम दिया था एल नीनो डी निवाडेड, बिकॉज एल नीनो टिपिकली पीक्स अराउंड दिसंबर, क्योंकि इन्होंने इसका, क्योंकि ये कब होता है एल नीनो, आपको बोलना है सर ये दिसंबर के आसपास होता है, इसका पीक जो होता है ये दिसंबर में, जैसे हम बोलते हैं मानसून कब आता है, आपको बोलना है फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये पीक पे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानसून ब्रेक्स भी होना शुरू हो जाते हैं, फिर से रेनफॉल होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से एल नीनो का भी ये इंपॉर्टेंट की वर्ड क्या है, एल नीनो का पहला नाम आपको बोलना है लिटिल बॉय, या इसको बोलते हैं चाइल्ड क्राइस्ट बोलते हैं। ये कहाँ पर इफेक्ट करता है, आपको बोलना साउथ अमेरिकन फिशरमैन को इसने इफेक्ट किया, आपको बोलना है ये क्या होता है, ये कब होता है, आपको बोलना है दिसंबर में, और पूछा जाएगा किस ओशन में, आपको बोलना है पैसिफिक ओशन में। ये देखने को मिल रहा है, हर एक क्वेश्चन अपने आप, हर एक लाइन अपने आप में से क्या है, एक क्वेश्चन है। एल नीनो कैन इफेक्ट आवर वेदर सिग्निफिकेंटली, एल नीनो की वजह से पूरा वेदर जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। द वार्म वाटर्स कॉज द पैसिफिक जेट स्ट्रीम्स टू मूव साउथ ऑफ इट्स न्यूट्रल पोजीशन। इन वार्म वाटर्स की वजह से क्या होता है, जेट स्ट्रीम जो होते हैं, जो पैसिफिक जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो मूव करते हैं, मूव साउथ ऑफ इट्स न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है, ये साउथ की तरफ चले जाते हैं। विद दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट की वजह से क्या होता है, मैंने क्या बोला, एल नीनो के टाइम पे क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स को कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जेट स्ट्रीम्स कहाँ चले जाते हैं, आपको बोलना है जेट स्ट्रीम्स साउथ की तरफ चली जाती है, ठीक है। विद दिस शिफ्ट द एरियाज ऑफ नॉर्थ यूएसए, याद रखा नॉर्थ पार्ट ऑफ यूएसए, ये अगर अमेरिका, ये अगर यूएसए है, इसका नॉर्थ वाला पार्ट, इस पे इंपैक्ट पड़ता है। द नॉर्दर्न यूएसए एंड कनाडा आर ड्रायर एंड वार्मर, नॉर्थर्न यूएसए जो है ये ड्रायर बन जाता है और वार्मर हो जाता है, और कनाडा भी क्या होता है, वार्मर हो जाता है और ड्रायर हो जाता है एल नीनो की वजह से। बट इन द यूएस गल्फ कोस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम पे, इसी टाइम पे गल्फ कोस्ट क्या होता है, गल्फ कोस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्ट जो होते हैं, दीज पीरियड्स आर वेटर देन द यूजुअल, और ये वेटर होता है क्योंकि यहाँ पर इनको वेटर देन द यूजुअल एंड हैविंग इंक्रीज्ड फ्लड्स, इनको पता है यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, लेकिन एल नीनो के टाइम पे इनको फ्लड्स देखने को मिल रहा है, जो उनको इस दिसंबर में कभी दिखता ही नहीं था कि इनको कि यहाँ पर फ्लड्स भी थे, यहाँ पर फ्लड्स भी आते हैं, लेकिन एल नीनो की कंडीशन में क्या हो जाता है, इनको फ्लड्स भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, आपको बोलना है यूएस के गल्फ कोस्ट में और साउथ ईस्ट कोस्ट में क्या देखने को मिल रहा है, फ्लड्स देखने को मिल रहा है। और जो नॉर्थर्न यूएस ने कभी एक्सपीरियंस, या कनाडा ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि यहाँ पर ड्रायर कंडीशंस आ जाते हैं, इस एल नीनो की वजह से ड्रायर कंडीशंस भी आ जाते हैं। देखो एट द सेम टाइम पे यूएसए में क्या होता है, गल्फ कोस्ट में तो बहुत बारिश हो रही है, फ्लड्स देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हो फ्लड्स देखने को मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यूएसए के नॉर्थ वाले पार्ट में आप देखो वहां पर ड्रायर कंडीशंस है और वार्मर कंडीशंस है, और यही आप देख सकते हो। जेट स्ट्रीम कहाँ मूव करती है, ये साउथवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। देखो जब साउथवर्ड की मूव करना शुरू कर देता है, और ये जेट स्ट्रीम का देखो यहाँ पर साउथ में क्या हो जाता है, आपको बोलना है वेट कंडीशंस हो जाती है, इस ये जगह ये कलर जो है ये देखो ड्राई कंडीशंस हैं, और ऊपर देखो नॉर्थ अमेरिका में वार्म कंडीशंस हो जाती हैं, और ये देखो पोलर जेट स्ट्रीम ऊपर से आ जाते हैं, ये पोलर जेट स्ट्रीम अलग है और ये वाली जेट स्ट्रीम रेड कलर की जेट स्ट्रीम अलग है, और रेड कलर की जेट स्ट्रीम देखो कहाँ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ, और यही लिखा भी है इसमें से एक्सटेंडेड पैसिफिक जेट स्ट्रीम एम्प्लीफाइड स्टॉर्म ट्रैक, जिसकी वजह से स्टॉर्म्स देखने को मिल रहा है।
ये बात तो पूरी आपको समझ आई होगी। यही लिखा है यहाँ पर, एल नीनो काजेज द पैसिफिक जेट स्ट्रीम टू मूव साउथ। क्वेश्चन आ जाएगा कि एल नीनो की वजह से क्या इम्पैक्ट, आपको बोलना है जो पैसिफिक जेट स्ट्रीम जो होती है वो साउथ की तरफ मूव करता है एंड स्प्रेड फर्दर ईस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता देखो साउथ की तरफ मूव करना शुरू, ये हो गया साउथ की तरफ टिल्ट हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है ईस्ट की तरफ। ज्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या होता है, दिस लीड्स टू वेटर कंडीशंस देन द यूजुअल इन साउदर्न यूएसए। साउथ वाले यूएसए में क्या हो जाता है, वहां पर जो नॉर्मल कंडीशंस जो होती है उससे नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, अब वेटर कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, और वार्मर एंड ड्रायर कंडीशंस इन द नॉर्थ। साउथ में क्या देखने को मिल रहा है, वेट कंडीशंस, और नॉर्थ में क्या देखने को मिल रहा है, वार्मर कंडीशंस। आपको ये देखो, ये नॉर्थ वाला पार्ट है वार्मर कंडीशंस, और साउथ वाला पार्ट देखो वेट कंडीशंस। ये पूरा आपको समझ आया होगा, एल नीनो का पूरा सिस्टम आपको समझ आया होगा। अब ये कौन है अभी आई होप ये बात आपको पूरी समझ आएगी क्या हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको ये कहानी बता दी थी। एल नीनो आल्सो हैज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ of the coast, Pacific coast. During normal conditions, the upwelling brings water from a depth to the surface. This water is cold and rich, nutrient rich. During El Nino, upwelling weakens or stops together without the nutrients from the deep. There were few planktons of the coast. This affects fish and that eat planktons, and in turn affects everything that eats fish. The warmer water can also bring tropical species like yellowtail, abacore tuna, and into एरियाज दैट आर नॉर्मली टू कोल्ड। तो इसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था, अपवेलिंग जब हो रही थी यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को फिश लाइफ। लेकिन इसकी वजह से, एल नीनो की वजह से क्या होता है, ये अपवेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्लैंकटॉन्स अब सरफेस के ऊपर नहीं आ जाते। फिशेस जो फिशेस को चाहिए गुजा, फिशेस के लिए वो गुजा नहीं होते। तो यहाँ पर एल नीनो क्या होता, सॉरी अपवेलिंग क्या होते हैं, आपको बोलना है अपवेलिंग क्या होते हैं, स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से, आपको क्वेश्चन आएगा अपवेलिंग को किसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है, आपको बोलना है जो एल नीनो कंडीशंस आ जाते हैं। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। थोड़ा सा मैं आपको लानिना बता दूं, ये कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था ये। लानिना मीन्स लिटिल गर्ल इन स्पेनिश, याद रखना इसको बोलते हैं हम गर्ल, ठीक है, गर्ल चाइल्ड, याद रखो गर्ल चाइल्ड या लानिना, ठीक है, या लिटिल गर्ल इन स्पेनिश। लानिना इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एलविजो या एंटी एल नीनो। अगर क्वेश्चन, क्योंकि एल नीनो का अपोजिट होता है लानिना, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी एल नीनो। आर सिंपली ए कोल्ड इवेंट। वहां पर क्या था, वहां पर वार्म इवेंट था। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पर वार्म वाटर्स आ रहे थे, कहाँ पर वार्म वाटर्स मूव कर रहे थे फ्रॉम ईस्ट से कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ। लेकिन वार्म वाटर्स क्या आ रहा था, वापस आ रहा था, क्यों, किसकी वजह से, आपको बोलना था बिकॉज ऑफ द वीक ट्रेड विंड्स। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स है, और यहाँ पर कोल्ड इवेंट देखने को मिल रहा है। लानिना हैज अपोज्ड इफेक्ट ऑफ एल नीनो। ड्यूरिंग लानिना इवेंट्स ट्रेड विंड्स आर इवन स्ट्रॉन्गर। मैंने अभी बोला आपको, ट्रेड विंड्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल, पुशिंग मोर वार्म वाटर्स टुवर्ड्स एशिया। अगर पहला वाला आपको याद होगा, मैंने बोला था ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या जा रहा था, वार्म वाटर जा रहे थे, वार्म वाटर्स जा रहे थे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब ट्रेड विंड्स वीक हो रही थी, ये वार्म वाटर्स यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, वार्म वाटर जब मूव कर रहा था तो यहाँ पर अपवेलिंग भी देखने को मिल रहा था, जो कि नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन जब एल नीनो कंडीशन थी तो उस टाइम क्या हुआ था, ये ट्रेड विंड्स क्या हो रही थी, वीक, वार्म वाटर्स वापस आना शुरू हो गया, ठीक है, वो हो गया एल नीनो का इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होने लगा, अपवेलिंग जो हो गई स्टॉप होने लगी। लेकिन लानिना का कंडीशन में क्या होता है, ट्रेड विंड्स तो वैसे जनरली वैसे ही फिर से नॉर्मल कंडीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा था, ठीक है, यहाँ से वार्म लेकर जा रहा था, ठीक है, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, वार्म विंड्स। लेकिन क्या होता है, ट्रेड विंड्स इतना स्ट्रांग हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा इसको पुश करते हैं फॉरवर्ड की तरफ, ये वापस ये रुकता ही नहीं, ये बहुत क्या करता है, आगे की तरफ, एशिया की तरफ चला जाता है, पूरा फोर्स करता है, इसको पुश करता है। ये लिखा है, लानिना हैज द अपोजिट इफेक्ट ऑफ एल नीनो। ड्यूरिंग लानिना इवेंट्स ट्रेड विंड्स आर इवन स्ट्रॉन्गर देन द यूजुअल, pushing more warm waters towards Asia of the west coast of the America, वेस्ट अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से आगे, ठीक है, ठीक है, अपवेलिंग इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, अपवेलिंग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ब्रिंगिंग कोल्ड रिच न्यूट्रिएंट्स वाटर टू द सरफेस, जिसकी वजह से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल रहा है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी एल नीनो और लानिना। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको रिवाइज करता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर। मैंने बोला सबसे पहला नॉर्मल कंडीशन, इतना आपको नटशल में क्या याद रखना है,
मैंने पहले बोला आपको नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बोला ये था यहाँ पर ईस्ट पैसिफिक और ये क्या था, ये वेस्ट वाला था। तो ईस्ट से क्या हो रहा था, आपको बोलना सर ईस्ट से क्या हो रहा था, ईस्ट से ट्रेड विंड्स आ रही थी और वेस्ट की तरफ जा रहा था इक्वेटर के आसपास। जब इक्वेटर के आसपास ये चीज़ें हो रही थी तो क्या हो रहा था, ये नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर क्या था, ये वार्म वाटर्स को लेकर जा रहा था किसकी तरफ, एशिया की तरफ वार्म वाटर्स को लेकर जा रहा था। ये हो गया नॉर्मल एक कंडीशन। लेकिन एल नीनो में क्या होता था, आपको बोलना सर एल नीनो में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेड विंड्स, यहाँ पर क्या होता था, ट्रेड विंड्स की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, वार्म वाटर्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ वार्म वाटर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वार्म वाटर्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अपवेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, अपवेलिंग, जिसकी वजह नॉर्मल कंडीशन अपवेलिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले अपवेलिंग देखने